हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्पेशल सीरीज़ जहां पर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हिंदी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम रखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में प्राय हमसे गलत हो जाते हैं या छूट जाया करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्तव्य के क्षेत्र में। बाकी ये जो ऑप्शन ए, बी और डी हैं, ये अधिसूचना का प्रयोग इन तीनों के लिए किया जाता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता विस्तार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गाइस बेसिकली इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखलाई पड़ती है? देखिए, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो क्रिया की हमारी मूलावस्था होती है, मतलब ये यहाँ पे क्या होता है कि विशेषण को हम ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन की फीलिंग नहीं आती है। तो जहाँ भी विशेषण अपने मूल रूप में आएगा वहाँ पे कौन सा रूप आएगा इसका? तो ये मूलावस्था आएगा। मूलावस्था। अब बात करते हैं किसकी? उत्तरावस्था की। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, जैसा क्वेश्चन में हमारे ये दिया हुआ है कि दो प्राणियों के बीच में कंपैरिजन किया है, तो जब भी दो प्राणियों या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरावस्था। ओके गाइस, और फाइनली एक हमारा आता है उत्तमावस्था। मतलब ये जब दो या दो से अधिक, क्योंकि दो के बीच में हमने कंपैरिजन की तो वो कौन सी रूप कहलाई? तो वो कहलाई उत्तरावस्था। जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कंपैरिजन करते हैं और उनमें से किसी एक को सुपीरियर या इन्फीरियर बताते हैं तो वहाँ पे कौन सा रूप आएगा? तो वहाँ पे ये हो जाएगा उत्तमावस्था। तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए ये तीन अवस्थाएं हमारी काम में आती हैं। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको दो ही चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? अपादान कारक। तो आपको पता होना चाहिए कि अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से या अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बी, ऑप्शन बी। अभी हमें दूसरी चीज़ क्या कवर करनी है कि ये जो एक टर्म लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब ये किसी, किन्हीं या किन, इन तीनों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। ये किन्हीं शब्द जो है ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और इसके साथ ये जो से चिन्ह आया हुआ है ये अपादान कारक को डिनोट करता है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? गाइस ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए नहीं लिया है कि पाहुना का पर्यायवाची है, क्योंकि आप सभी को पता है पाहुना का मतलब आगंतुक हो जाएगा। लेकिन एक नया शब्द इसमें देखने को मिला है, जम्बुक। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, या कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे हमारे जिनको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं, जम्बुक का अर्थ होता है बेसिकली सियार। ये सियार का पर्यायवाची है। अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से हिंदी को टफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले हम भी देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो वहाँ पर हमसे कुछ आसान से मुहावरे या आसान से पर्यायवाची पूछी जाती है। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए, पेपर को टफ करने के लिए एग्जामिनर खोज खोज के ऐसे पर्यायवाची को लाता है जो जनरली हमारी नज़र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट,
समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? गाइज ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा नया लगा। अगर आपने यूपी के ही डिफरेंट एग्जाम्स दे रखे हैं तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएंगे। तो समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है उप। ये उपसर्ग जो है वो समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में आता है। और जबकि अगर बात करेंगे ये जो उत है, ऑप्शन नंबर बी, ये उत जो आता है ये किसके अर्थ में यूज किया जाता है? ये श्रेष्ठ के अर्थ में यूज किया जाता है। ठीक है, समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? उप का। और जबकि श्रेष्ठ के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? उत का यूज करेंगे। उत उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद गलती होने की 90% चांसेस हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्रिया के संबंध का बोध कह रहा है। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ भी संबंध, और उन्हें लगेगा संबंध कार्य, तो तुरंत ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें संबंध कारक की बात नहीं कर रहा है, क्रिया के संबंध का। अभी देखिए, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से या अलग होने के अर्थ में। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। ठीक है, संबंध कारक आपको पता है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। तो यहाँ पे संबंध की बात सुनते ही आप ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पद संगठन। पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गाइज ये जो पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक हैं, ये तीनों ही सर्वनाम के रूप हैं। जबकि ये जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गुणवाचक, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो सबसे पहले तो आपको अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि किसी भी वर्ड के या किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, प्रीफिक्स या उपसर्ग। और किसी शब्द के बाद में क्या लगता है? सफिक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है आहट, आवट और आस ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं? तो गाइज ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाचक। कैसे? आहट प्रत्यय से बनने वाला कोई एक आप शब्द सोचिए, मुस्कुराहट। आहट भाववाचक, मुस्कुराना एक भाव है। ठीक है, आस मिठास, क्या है ये भी एक भाव है, मीठा, ये भी एक फीलिंग ही है, भाव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये भी एक नया क्वेश्चन मेरे को दिखा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयभट्ट के शिलालेख में। ये कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शन को आपको एज इट इज रीड कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है, जैसे भी। नेक्स्ट, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो गाइस ये कहलाती हैं युग्मक ध्वनियां। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? यहाँ पे दुख नहीं होगा, इसके अलावा सिर्फ एक ही रेलिवेंट ऑप्शन दिखेगा आपको, क्षोभ। ऑप्शन नंबर ए। दया होगा नहीं, कृपा नहीं होगी, दुख नहीं, बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए।
तो गाइज अगर कोई भी आपके सामने क्वेश्चन नया आता है ना, तो सबसे पहले आप उसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से रीड करिए। हो सकता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो गाइज ये कुछ 15 क्वेश्चन के आसपास थे। मैंने कोशिश की है कि यूपी के ही जो डिफरेंट एग्ज़ाम है उनमें जो 2-4 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में नए मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बाकी अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव हमारे सर आँखों पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।